दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार में कितने मंत्री हैं? आपके पास जानकारी हो या ना हो, लेकिन जान लीजिए 70 मंत्री मोदी सरकार में हैं। इस देश का कौन सा कामकाज कौन देखता है शायद कोई नहीं जानता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के दिन 70 के 70 मंत्री दिल्ली छोड़कर देश के 70 शहरों में नजर आएंगे। कुछ तो अलग है। मौजूदा वक्त में सरसंघचालक यानी आरएसएस की पहचान क्या है? हिंदू राष्ट्रवाद या हिंदुत्व के आश्रय इस देश के भीतर में हिंदू राष्ट्र का तमगा लगातार लिए हुए चलना? तो फिर जिक्र एक झटके में कमंडल छोड़कर अगर सरसंघचालक मंडल का जिक्र करने लगे और जिन शब्दों को वो कहें वो शब्द अगर आपको मंडल आयोग को लागू कराने वाले वीपी सिंह की याद दिला दे तो आप कहेंगे कि मंडल का मसीहा इस दौर में सरसंघचालक कैसे हो गए। कुछ तो अलग हो रहा है। और अगर हिंदू राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का तमगा लिए आरएसएस घूमती है और इस दौर में बीजेपी भी खुद को हिंदुत्व से जोड़ने से कतराती नहीं है और यह मानकर चलती है कि बाकी तमाम राजनीतिक दल, खासतौर से कांग्रेस, मुस्लिम तुष्टीकरण के आश्रय जीती है, लेकिन एक झटके में राहुल गांधी अगर ये कहते हुए अब नजर आने लगे कि ना तो गीता में कहीं लिखा है और ना ही उपनिषद में कहीं दर्ज है, या फिर हिंदुत्व को लेकर जितनी भी किताबें हैं, पौराणिक किताबें, उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है जिसका जिक्र हिंदुत्व के नाम पर बीजेपी करती है, तो फिर कुछ तो अलग हो रहा है। जहां पर कल तक कांग्रेस हिंदुत्व के रास्ते बीजेपी को छेड़ती नहीं थी और अब हिंदुत्व के आश्रय ही बीजेपी को और मोदी सत्ता को कटघरे में खड़ा करने से कतरा नहीं रही है। लेकिन बात यही नहीं रुकती है। राहुल गांधी के तेवर तो इतने कड़े हैं कि सीधे तौर पर अब वो चेतावनी देने लगे हैं कि भारत की आत्मा के साथ मौजूदा सत्ता ने जो खिलवाड़ किया या जिन जिन लोगों ने खिलवाड़ किया है उसकी कीमत उन्हें चुकानी होगी। यानी सत्ता में आए तो फिर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। कुछ तो अलग इस दौर में हो रहा है और 2024 के चुनाव में कुछ भी हो सकता है, यह संकेत अब बहुत साफ तौर पर दिखाई देने लगे हैं। तो आज की राजनीति के भीतर में मौजूदा वक्त में जो तेवर राहुल गांधी के हैं, जिस तरीके से घपले घोटाले का जिक्र कांग्रेस करने लगी है, जिस तरीके से बीजेपी के भीतर दरार दिखाई देने लगी है, और एक बड़ी दीवार और बड़ी दरार कहीं दूसरी जगह नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के भीतर घोसी विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद और हार के वक्त नजर आने लगी, उसने फिर से एक मैसेज बड़ा कर दिया कि दिल्ली और लखनऊ के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और ठीक नहीं होना तो दूसरी बात है, मसला यह भी है कि लखनऊ को अपनी ताकत का एहसास अपनी सत्ता के आश्रय है और दिल्ली को पता है कि दरअसल लखनऊ के रास्ते ही दिल्ली पहुंच सकते हैं, तो वो क्या करे? तो क्या दूसरे नंबर की लड़ाई जो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच है, उस सियासी जमीन के भीतर की दरारों ने बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है? और सवाल आरएसएस को लेकर भी अब यह बड़ा हो चला है कि आरएसएस अगर अपनी पुरानी छवि को लेकर चलती है तो इसका लाभ बीजेपी को नहीं मिलेगा, मोदी सत्ता को नहीं मिलेगा, मोदी राजनीति को नहीं मिलेगा। तो फिर खुद को बदल डालिए और ऐसा जिक्र करने की शुरुआत कर दीजिए जहां पर एक वक्त वीपी सिंह जिन बातों का जिक्र करते थे और पिछड़े तबकों को लेकर आरक्षण का जिक्र करते थे, उन्हीं बातों का जिक्र अगर सरसंघचालक करने लगे हैं तो फिर सवाल अब बड़े हो चले हैं, क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। और शायद इसीलिए मोदी और शाह की राजनीति ने हर उस पन्ने को खोल दिया है जहां पर जिक्र दलितों का होगा, जहां पर आदिवासियों का होगा, जहां पर पिछड़े तबके का होगा, जहां पर आर्थिक तौर पर पिछड़े तबके का होगा, और जहां पर इस देश के भीतर में जातीय समीकरण अपने अनुकूल बैठाने के लिए जो भी पत्ते फेंके जा सकते हैं सभी फेंके जाएंगे। तो आइए एक एक पन्ने को आज जरा समझने की कोशिश कर लीजिए, क्योंकि भारत की राजनीति अब वैसी नहीं है जो कूटनीति के आश्रय जीती जा सके। यहां तो बड़ी रुखड़ी जमीन है और उस रुखड़ी जमीन पर आपको नंगे पांव चलना है। मैनेज हो गया तो ठीक है, मैनेज नहीं हो पाया तो जनता परिस्थितियों को पलट देगी, क्योंकि सब कुछ उसको अपनी नंगी आंखों से अब
दिखाई देने लगा है। इस देश के भीतर में क्या कुछ हो रहा है अब उसे समझ में आने लगा है, और शायद इसीलिए जनता के भरोसे ही राहुल गांधी के तेवर अब इतने कड़े हैं कि हिंदुत्व के कटघरे में बीजेपी को खड़ा करके यह बताने से नहीं चूक रहे हैं कि आप जो कहते हैं वो झूठ कहते हैं। आपके द्वारा जो भी हिंदुत्व का जिक्र किया जाता है वो किसी हिंदू किताब में नहीं है। आपका काम कमजोर लोगों को आतंकित करना है, चोट पहुंचाना है, और हिंदू राष्ट्रवाद नाम की भी कोई चीज आपके भीतर समाती नहीं है। आपके भीतर एक ही विचारधारा है, सत्ता बनी रहे और सत्ता को गंवाना नहीं है, इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए। और इस दौर में भारत के जो सोशल स्ट्रक्चर था, जो जातीय समीकरणों के आश्रय था, उसको भी वोटों के ध्रुवीकरण के तहत तहस नहस कर दिया गया। और यह एक ऐसी डोमिनेंस की यानी वर्चस्व की राजनीति है कि कुछ लोगों के हाथ में सब कुछ आ जाए, अब यह नहीं चलेगा। इस बात का जिक्र पेरिस में राहुल गांधी ने किया। आप कहेंगे इस बात का जिक्र हिंदुस्तान की जमीन पर भी होना चाहिए। सवाल है कि इस दौर में मोदी की समूची राजनीति अंतर्राष्ट्रीय मंच की दिशा में भारत को ले जाना चाहती और बतलाना चाहती है कि देश के भीतर की परेशानियों को ना देखें। राहुल ने इस नब्ज को पकड़ा और विदेश की जमीन पर जाकर यह बताने की कोशिश की कि देश के भीतर की स्थिति क्या है, और शायद इसीलिए पहली बार उन्होंने कहा कि दरअसल जो सोल ऑफ इंडिया पर अटैक कर रहे हैं, और सोल ऑफ इंडिया का मतलब यह है कि इस देश के हर इंस्टीट्यूशन को जो अपने आप में इंडिपेंडेंट था, स्वायत्त था, जो संविधान के हिसाब से काम करता था, आपने उसको डिगा दिया है। और जब डिगा दिया है तो किसी भी संस्थान को लेकर इस देश के पूरे सिस्टम का जो स्ट्रक्चर था वो धराशायी हो गया है, और भारत की आत्मा इस दौर में आपके गलत कार्यों के जरिए बिखर रही है। तो आपको जवाब भी देना है और कार्रवाई भी होगी और कीमत भी आपको चुकानी पड़ेगी। यह मैसेज राहुल गांधी का कड़ा है, क्योंकि विदेश की जमीन पर जब यह सवाल पूछा गया उनसे कि अगर आप सत्ता में आएंगे तो चीजों को पटरी पर कैसे लाएंगे, तो उनका एक ही जवाब था कि अगर प्रधानमंत्री मोदी चाहें तो एक दिन के भीतर में इस देश का सिस्टम कॉन्स्टिट्यूशनली चलने लगेगा। लेकिन क्या वो नहीं चाहते हैं? और अगर जो भी सत्ता में आएगा अगर वो चाहता है तो इसका मतलब है वक्त नहीं मिलेगा। दरअसल इसके दो ही मतलब है। इस दौर में कानून का राज नहीं है, इस दौर में कॉन्स्टिट्यूशन के चेक एंड बैलेंस की स्थिति बिल्कुल नहीं है। सत्ता की मोनोपोली है या कहें सत्ता की तानाशाही है। लेकिन यह सब कुछ अगर इस दौर में कहा जा रहा है तो 2024 को लेकर कोई रणनीति, कोई बिसात इस दौर में बीजेपी भी अपना रही होगी, मोदी शाह की राजनीति में उस दिशा में देख रही होगी। तो आरक्षण को लेकर यानी मंडल की जिस राजनीति से उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति नए तरीके से पनपी, उस राजनीति को साधने के लिए सरसंघचालक मोहन भागवत ये कहने से नहीं चूकते हैं कि दरअसल आरक्षण कितना जरूरी है, और बरसों बरस से जो एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था वो ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इस दौर में खत्म हो गया या आजादी के बाद खत्म हो गया। यह कहने की जरूरत पड़ी क्यों? 2015 में आरक्षण का विरोध किया था और बकायदा आरएसएस के मुखपत्र में वो इंटरव्यू भी छपा था, वो बयान भी छपा था। और उसके बाद बिहार के भीतर 2015 के चुनाव में एक झटके में 40-42 सीटें कम हो गई थी, 91 से 53 पर आ गई थी बीजेपी। सवाल सिर्फ आरक्षण भर का नहीं है। इस दौर में मंदिर को लेकर जो सियासत बीजेपी साधती थी उसने एक झटके में उस पर खामोशी बरत ली है। हालांकि उत्सव की तैयारी जबरदस्त है कि किस तरीके से अयोध्या के भीतर महीने भर का उत्सव चलेगा और गांव-गांव, क्षेत्र के बीच में अयोध्या का प्रसाद जाएगा और सरयू नदी का पानी भी जाएगा। लेकिन जरा कल्पना कीजिए, उससे हटकर अब पहली बार अपने तरीके से राजनीति को साधने के लिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन के दिन यानी 17 सितंबर से विश्वकर्मा स्कीम शुरू की जाएगी। 13,000 करोड़ की यह स्कीम है
और संयोग देखिए, जैसे ही 13,000 करोड़ कहते हैं, वैसे ही यही रकम एक झटके में कश्मीर के भीतर हुए स्कैम को लेकर उभर आती है, जिसका जिक्र कांग्रेस कर रही है और बता रही है कि सरकार के जरिए ही यह चीजें सामने आ रही हैं, जो उसकी कैग की रिपोर्ट हो या वहां की सरकार की रिपोर्ट हो, और जो इन स्कैम को बतलाता है उसको प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन उस पर आए इससे पहले इस 13,000 करोड़ की विश्वकर्मा स्कीम के बारे में यह समझने की जरूरत नहीं है कि इसके दायरे में कैसे ओबीसी आएगा, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग आएंगे, आर्थिक तौर पर कमजोर तबका आएगा, जो हुनरमंद हैं उनके लिए क्या क्या प्रोविजन किए जाएंगे, 15,000 रुपए उनको दिए जाएंगे, और किस तरीके से सिर्फ 5% इंटरेस्ट पर 1,00,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। जी नहीं, इन बातों पे मत जाइए कि लाभार्थी कौन किस रूप में होता चला जाएगा। समझिए ये कि इसको बताने के लिए 15 दिन तक इस देश के भीतर में उत्सव चलेगा, यानी 17 तारीख से जो शुरू होगा वह 2 अक्टूबर तक चलेगा। महात्मा गांधी की याद को साथ जोड़ा जाएगा और आखिरी चंद दिनों में सफाई का जिक्र भी होगा। लेकिन सवाल है कि इसका जिक्र करेगा कौन? मोदी सरकार के जो 70 मंत्री हैं आज तक एक साथ किसी भी कार्यक्रम में कभी नहीं गए। पहली बार सभी मंत्रियों को हर इलाकों में जाना है और इलाकों में जाके लोगों के साथ जुड़ना है, उसमें अलग अलग तरीके से, चाहे जैसे मसलन अमित शाह अहमदाबाद में रहेंगे, राजनाथ सिंह लखनऊ में रहेंगे, नितिन गडकरी नागपुर में रहेंगे, स्मृति ईरानी झांसी में रहेंगी, भूपेंद्र यादव जयपुर में रहेंगे, जयशंकर तिरुवनंतपुरम में रहेंगे। हर मंत्री को मौजूदगी होगी, यानी पहली बार देश को पता चलेगा 70 मंत्री हैं और वो काम क्या कर रहे हैं। 13,000 करोड़ का जो विश्वकर्मा स्कीम है उसकी शुरुआत दिल्ली में प्रधानमंत्री एक पता नहीं झंडी दिखाएंगे या बटन दबाएंगे, लेकिन जो भी ऐलान करेंगे, ऐलान तो 15 अगस्त को किया जा चुका था, लेकिन उसके बाद 70 मंत्रियों के जरिए अपनी ताकत का एहसास या अपने मंत्रियों की पहचान का एहसास वो दिलाना चाहते हैं। तो क्या सिर्फ मसला इतना भरा है? जी नहीं। जब आप और हम 70 मंत्रियों के नाम नहीं जानते हैं, चेहरों को नहीं पहचानते हैं, इस दौर में किसने क्या किया कोई नहीं जानता है, और इस दौर में जिसने भी किया वह लोकसभा के रास्ते नहीं आया, विधानसभा के रास्ते आया, तो क्या एक नए तरीके की बीजेपी की संरचना इस दौर में बनाने की दिशा में बीजेपी या मोदी शाह बढ़ना चाहते हैं, जिसके लिए उनके जहन में बहुत साफ तस्वीर निकल कर आती है कि किस तरीके की कौन सी परिस्थिति में नई बीजेपी होगी और उसमें कैसे मंत्री होने चाहिए? क्योंकि ब्यूरोक्रेट की फहरिस्त में आपके जहन में जयशंकर नाम आया, हरदीप पुरी का नाम भी ले लीजिए, क्योंकि इस G20 के भीतर क्या आपने किसी ऐसे मंत्री का चेहरा देखा जिस मंत्री के नाम और चेहरे से आप परिचित हो? नहीं देखा होगा। सभी की एक ही स्थिति कर दी गई, ये बताते हुए कि सवाल एक देश एक चुनाव का नहीं है, सवाल एक देश और एक नेता का भी है। एक ही नेता है जिसके इर्द गिर्द सभी को चलना है और उसके इशारे पर जो दिखाई दे, नहीं देगा दिखाई तो नहीं दे। एक हिस्से में कहा जा सकता है कि हर की स्थिति ऐसी नाजुक कर दी गई, जहां पर अब आने वाले वक्त में किस तरीके की बीजेपी खड़ी होगी, इसको लेकर शायद अलग अलग तरीके से कयास बीजेपी के भीतर लगने लगे हैं। क्योंकि एक दरार जो घोसी से शुरू हुई, जिसमें योगी आदित्यनाथ को बांधने के लिए अमित शाह ने दारा सिंह चौहान को वहां से लड़ाया और वो चुनाव हार गए। मैसेज ये नहीं है कि दरअसल इसमें योगी आदित्यनाथ जीत गए या अमित शाह के उम्मीदवार चुनाव हार गए। सवाल यह है कि पहली बार कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, इन तमाम जगहों पर, उत्तराखंड, चौथा राज्य भी ले लीजिए, यहां पर बीजेपी ने क्या किया? कांग्रेस के विधायकों को खरीदकर बीजेपी के टिकट से जिताया, वह चुनाव जीते और उसके बाद सत्ता परिवर्तन हो गया और उस पर मुहर लग गई। इलेक्शन कमीशन भी कुछ नहीं कर पाया। लेकिन यह पहली बार है कि जो समाजवादी पार्टी छोड़कर आया, जो सत्ता में भी नहीं है, वहां से छोड़कर सत्ता में आया और घोसी में उसको हार मिल गई। यानी बीजेपी के टिकट पर हार मिल सकती है उस शख्स को जो बने बनाए घर को छोड़कर आ जाए, और उससे पहले भी उसने पार्टी बदली थी। लेकिन महत्वपूर्ण यह था पहली बार क्या सत्ता में आएंगे, मंत्री बनेंगे, बावजूद इसके उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जनता ने उन्हें हरा दिया। तो यह मैसेज क्या है? यह दरअसल खतरे की घंटी है।
और बीजेपी अब पारंपरिक परिस्थितियों को छोड़ना चाहती है। यहां पर एक सुधार के साथ सुनिएगा, जब जब बीजेपी का जिक्र हो वहां पर मोदी और शाह का जिक्र कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हटकर बीजेपी का कोई महत्व कहीं पर नहीं है, किसी राज्य में नहीं है। वसुंधरा भी समझ गई, शिवराज सिंह चौहान भी समझ गए, रमन सिंह तो पहले दिन से समझ गए थे। दूसरी तरफ आइएगा तो बोम्मई भी समझ गए थे, गुजरात के सीएम भी समझ गए थे, वहां पर येदियुरप्पा भी समझ गए थे, और कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए ज्योतिरादित्य सिंधिया भी समझ चुके हैं। हर कोई जानता है कि दो शख्स का नाम ले लीजिए, पूरी पार्टी का जिक्र हो जाएगा। सवाल यह था, क्या पहली बार इस तौर पर नई पीढ़ी को लाने की तैयारी है और उस नई पीढ़ी में भी प्रोफेशनल्स निकल कर आए? क्योंकि इस पूरी G20 में किन दो शख्स का नाम आया और कौन से दो तीन शख्स इस दौर में आंधी की तरह मोदी सत्ता के साथ चल रहे हैं? एक विदेश मंत्री हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, हरदीप सिंह पुरी हैं शहरी विकास मंत्री, वह भी ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। इस दौर में शक्तिकांत दास जो कि ब्यूरोक्रेट ही हैं, अभी शेरपा हैं, लेकिन क्या पता आने वाले वक्त में चुनाव लड़ जाएं। आरबीआई के डायरेक्टर जो हैं शक्तिकांत दास, वह भी आने वाले वक्त में चुनाव लड़ने। हमें प्रोफेशनल्स चाहिए, उसके जरिए हम सत्ता को कहां ले जा सकते हैं हमने दुनिया को दिखा दिया, तो देश की राजनीति को भी साध लेंगे। तो जो माहिर पॉलिटिशियन खुद को समझते हैं उनको अब सचेत होना होगा। और बीजेपी के भीतर लड़ाई और दरार इसी बात को लेकर है कि दरअसल योगी आदित्यनाथ भी समझ चुके हैं कि अगर पाइपलाइन कट गई और उनकी अपनी सियासी जमीन डोल गई तो फिर वो कहीं के नहीं रहेंगे। और इस दौर में अगर उन्होंने अपनी जमीन को, दिल्ली को बार बार शहमात का खेल खेलते हुए आगे खुद को कर लिया, तो आने वाले वक्त में उनकी राह दिल्ली पहुंचने की कोई रोक नहीं सकता है। इस दरार के भीतर का सच यह भी है कि एक तरफ अगर ब्यूरोक्रेट्स की पूरी फहरिस्त खड़ी हो चली है जिसमें किसको क्या दिया जाए और आने वाले वक्त में कौन कैसे चुनाव लड़े। आपको जानना होगा कि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल भी ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। ब्यूरोक्रेट्स की फहरिस्त बढ़ेगी क्या, या युवा तबका जैसे किरण रिजिजू हैं, जो काम दे दीजिए, जैसे बोल दीजिए वो वैसे ही बोलते थे। यह अलग मसला है कि दो शब्द अपने जुबान से भी जोड़ने लगे तो कानून मंत्री के पद से हटना पड़ गया। वहां तक चले गए जहां जजेस को भी कटघरे में खड़ा करने लगे और उनको भी सीख देने की परिस्थिति में लाकर खड़े हो गए कि हम जैसे चाहेंगे वैसे करेंगे। या फिर इस दौर में नए तरीके के निकली हुई राजनीति को साधे हुए अनुराग ठाकुर हैं, जिनकी जुबान राजनीतिक तौर पर नारे के शब्द में जब गूंजती है तो कोई कह नहीं सकता, और उसके बाद जो मैनेज करने की परिस्थिति है उसमें अनुराग ठाकुर का नाम आता है। या फिर उससे हटकर नाम लीजिएगा तो उसमें दूसरा और तीसरा नाम पीयूष गोयल और धर्मेंद्र प्रधान का आएगा। इनकी पहचान क्या है और पार्टी की जरूरत क्या है? क्या ये राजनीतिक तौर की नई परिस्थिति इस दौर में 2024 को लेकर बीजेपी की धड़कनें बढ़ा रही हैं? क्योंकि राहुल गांधी अगर हिंदुत्व के दायरे में खड़े होकर अब बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं और अब चेतावनी दे रहे हैं कि सत्ता में आने के बाद कीमत आपको चुकानी होगी, बख्शा नहीं जाएगा। यह मैसेज बड़ा है। और क्या यही वो डर है जिसको लेकर बीजेपी के भीतर अब राज्यों के चुनाव के मद्देनजर उसके बाद से 2024 की दिशा में अगर कदम बढ़ेंगे तो हो सकता है आपके जहन में बिल्कुल नई बीजेपी हो। और जो 70 मंत्री भी नजर आएंगे देश के अलग अलग शहरों में 17 तारीख को, उनमें से किसका क्या महत्व है? उसमें से सिर्फ 5 से 7 मंत्रियों के आप नाम जानते होंगे, उससे हटकर कुछ नहीं। और उनके नाम भी इसलिए जानते होंगे क्योंकि वह पार्टी मनी को मैनेज करने की स्थिति में आते हैं। उनकी पहचान किसी भी राज्य में चुनाव हो तो उनको बागडोर इसीलिए दी जाती है क्योंकि मनी मैटर करता है इलेक्शन के पीरियड में। और यही वो परिस्थिति है जिसमें चुनाव जीतना और हारना, जिताना, यह सब कुछ एक व्यक्ति के इर्द गिर्द है और उनके साथ खड़े हुए दूसरे व्यक्ति की बिसात है। तो क्या वाकई किसी का कोई मतलब नहीं बचेगा? यह खौफ हर कद्दावर नेता के भीतर है क्या? महत्वपूर्ण यह नहीं है। महत्वपूर्ण है कि अभी तक जो अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत कर पहुंचते थे उनके भीतर भी यह सवाल है कि क्या वाकई ऐसी स्थिति आ रही है जहां पर उनका टिकट कटना बात नहीं है, किसको खड़ा किया जाए, किसको जिताया जाए, यह भी दिल्ली के रिमोट पर निर्भर करेगा। तो समूची राजनीति बीजेपी की यानी दो शख्स की वहीं आकर खड़ी हो गई जहां पर समूचा का समूचा जो भी मुनाफा और उपलब्धियों का पूरा खाका है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही व्यक्ति के इर्द गिर्द रहना चाहिए, वही आपको जीत दिलाएगा, बाकी कोई चीज मायने नहीं रखती है। तो ये क्या मैनेज करने की स्थिति है
या इस दौर में अपने छवि को बनाने की स्थिति है? क्योंकि कैसे संभव है कि इस देश के भीतर में दुनिया भर के लोग आए और भारत के भीतर में एक ही चेहरा हर पोस्टर में रेंगता रहा? उसमें ना रक्षा मंत्री नजर आ रहे थे, ना विदेश मंत्री नजर आ रहे थे, ना फाइनेंस मिनिस्टर का चेहरा था, ना ही किसी दूसरे का चेहरा था। आपको किसी का चेहरा नजर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि किसी की महत्ता ही नहीं बची और एक ही छवि को गढ़ना है और उस छवि के आश्रय चुनाव में जाना है। तो एक सवाल इस दौर में यह भी हो रहा है, क्या यह एक राष्ट्रीय राष्ट्रपति प्रणाली की दिशा में बढ़ता हुआ कदम तो नहीं है? क्योंकि जब आप राष्ट्रपति प्रणाली के दायरे में और एक देश एक चुनाव की परिस्थिति में आकर खुद को खड़ा कर देते हैं, तो इसका मतलब बहुत साफ होता है कि अगर बीच में सरकार किसी की राज्य की गिर भी जाए तो वहां चुनाव नहीं होंगे, वहां राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा और 5 बरस के बाद फिर से वहां चुनाव होंगे। क्योंकि 1967 तक यही संकट उभरा था। अलग अलग राज्यों की सरकारें गिर रही थी तो वहां चुनाव हो जाते थे। लेकिन अब जो नई प्रक्रिया में है, चुनाव भी नहीं होंगे तो राष्ट्रपति प्रणाली क्या वाकई आ जाएगी? और क्या यह सब कुछ 18 तारीख से संसद के विशेष सत्र की दिशा में देखने को हर किसी के भीतर बेचैनी पैदा कर रही है? जी नहीं। सवाल सिर्फ 3 है जो सबसे बड़े सवाल हैं। 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी के भीतर हड़कंप मची हुई है। वह जिस तरीके से अपनी दरारों को पाटना चाहती है, उसमें सवाल यह नहीं है कि सभी नेता एक हो नहीं सकते हैं। सवाल है कि बीजेपी के भीतर भी वर्चस्व की लड़ाई जो है वह दिल्ली और लखनऊ के भीतर है, तो दिल्ली और जयपुर के भीतर भी है, दिल्ली और भोपाल के भीतर भी है। वो सिर्फ उभर इसलिए नहीं रहा है क्योंकि जीत मिल जा रही है, मैनेज हो जा रहा है, लेकिन घोसी की हार का मैसेज आने वाले वक्त में मैनेज करने के मुश्किल हालात में बीजेपी को लाकर अगर खड़ा कर रही है तो परिस्थितियां और शब्द अलग अलग जगहों से निकल कर आएंगे, इससे कोई इनकार कर नहीं पा रहा है। और यह दरार क्या 2024 से पहले बड़ी हो जाएगी? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, राहुल गांधी जिस तेवर के साथ अब बहुत साफ कहने लगे हैं कि बख्शा नहीं जाएगा, कीमत चुकानी होगी, देश की आत्मा से आप लोगों ने खिलवाड़ किया है, यहां के पूरे स्ट्रक्चर को बिगाड़ दिया है और एक बीमारी की तरह इस देश के भीतर में संस्थानों को जड़ों से आपने खोखला कर दिया है, उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और भुगतना होगा। यह मैसेज यूं ही नहीं आता है। जनता के भीतर से कोई संवाद होता है और जब आपका संवाद और सरोकार जनता से होता है तब यह आवाज निकल कर आती है जो आने लगी है। तो क्या 2024 एक ऐसी टकराव और ऐसी परिस्थितियों का चुनाव होने वाला है जिसमें दोनों को पता है जो निपटा 2024 के बाद वो निपटा दिया जाएगा? क्या वाकई ऐसी स्थिति है? और तीसरी परिस्थिति जिसका जिक्र हम बार बार कहते हैं कि पारंपरिक तौर तरीके स्वाहा हो गए, नई राजनीति, नया एजेंडा, नया गवर्नेंस, नई धारा, नई विचारधारा, सब कुछ इस दौर में आकर खड़ा है जिसके दायरे में आरएसएस को भी खुद को बदलना पड़ रहा है। उसे समझ में आ गया है सत्ता नहीं मिली तो कहीं के नहीं रहेंगे और सत्ता मिल जाए इसके लिए कुछ भी करेंगे। यही वो विचारधारा और यही वो एजेंडा है जो एक तीसरे बदलाव के साथ भारत की राजनीति में आकर खड़ा हो चला है। उस दायरे के भीतर में अब आपको कोई अलग परिस्थिति देखने की जरूरत नहीं है। यह चुनाव बिल्कुल आमने सामने का है। यह फैसले की परिस्थितियां हैं। ये 5 राज्यों के चुनाव के बाद की बनती हुई स्थितियों को लेकर इंगित करती हुई स्थिति है जिसमें अपनी ताकत का एहसास प्रधानमंत्री मोदी को भी कराना है और विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी भी उस तेवर के साथ लेकर चल रहे हैं जिस तेवर का जिक्र इंडिया के भीतर कोई छत्रप नहीं कर सकता है। वहां तो ईडी और सीबीआई आकर खड़ी हो जाएगी और फिर उसके लिए अपनी राजनीति को साधना मुश्किल होगा और अपने संगठन को संभालना मुश्किल होगा। इसीलिए सब चुप्पी थाम लेते हैं और अपनी मजबूरियों को बतलाते हैं, परेशान करने वाले हालातों को बतलाते हैं। लेकिन राहुल गांधी अगर टकराव की परिस्थिति की राजनीति में आकर खड़े होने को तैयार है तो यह मुश्किल मौजूदा सत्ता के सामने बड़ी हो चली है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।